बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। और रमज़ान के बाबरकत महीने के बाद हमने देखा कि अब ईद का समय है और आज ईद का पहला दिन है, तो तमामी अहले वतन को विनस स्पोर्ट्स और विनस स्पोर्ट्स की पूरी टीम की जानिब से बहुत बहुत ईद की में जो खुशियाँ हैं आपको आज मुबारक हो। ईद का पहला रोज़ है और पहले रोज़ यकीनन सुबह जब नमाज के बाद मीठे मीठे आपने जब सवैयाँ खाई होंगी, शीर खुरमे खाए होंगे, तो मज़ा दुबाला हो गया होगा ईद का। तो आज ईद को सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम और ईद का पहला रोज़ है। और ईद के पहले रोज़ हमारे साथ आज स्टूडियो पर मेहमान भी मौजूद हैं और आज हमने कोशिश की कि ऐसी शख्सियत को अपने शो में मदऊ करूँ जो पाकिस्तान के लिए कई कारनामे अंजाम दे चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद आलम साहब, जो हुकूमत पाकिस्तान ने उनको स्पोर्ट्स की खिदमात पर जो है ना गोल्ड मेडल का इनाम दिया था और उससे नवाजा था। तो आज सईद आलम साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सईद आलम साहब, आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो ईद मुबारक। आज ईद का पहला रोज़ है और जिस तरह आप यहाँ मौजूद हैं, तो क्या कहेंगे ईद के पहले रोज़ किस तरह गुजारा है आज आपने? पहले नमाज और उसके बाद फिर बहुत से पकवान घर पे बनते हैं। पहला जो होता है हमारा वो होता है कि नमाज के बाद फिर हम कब्रिस्तान जाते हैं। कब्रिस्तान से आने के बाद फिर हम लोग जो है ना वो प्रोग्राम बनाते हैं। जिन लोगों के यहाँ रिसेंटली डेथ हुई होती है उन लोगों के यहाँ हम लोग जा कर के उनको करते हैं, क्योंकि वो ईद नहीं मनाते आज के दिन वो लोग जो है, तो उसमें हम शरीक करके उनको जो है वो करते हैं। उसके बाद फिर यानी कि वो लोग जिन्हें कोई यकीनन उन्हें नहीं भूलना चाहिए, जो हम में नहीं रहते। सबसे पहले हम कब्रों में जाते हैं नमाज के बाद और वहाँ पर फातिहा ख्वानी करते हैं। ईद में हम उन्हें नहीं भूलते। और साथ साथ फिर उसके बाद सईद आलम साहब ने कहा कि जिनके घर पे करंटली वफात होती है और वहाँ ये अपने साथ जा रहे होते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे होते हैं, अजीज़ व अकारिब के घर पे अगर कहीं हो रही होती तो वहाँ जा रहे होते हैं। उनको इस खुशियों के दिन में उनको गम जो उन दिनों उन्हें लगा हुआ होता है, उनके गम में बराबर के शरीक होते हैं, गम में बराबर के शरीक होते हैं। सही तब मजीद है। और क्योंकि सुबह के उसके बाद क्या सिलसिला रहता है, क्योंकि जब जवानी आपकी थी तो उस वक्त तो बहुत कुछ करते थे। आज जवानी के हवाले से भी मैं आपसे बहुत कुछ पूछूंगा, लेकिन क्योंकि आज ईद का पहला रोज़ है और जिस तरह आप ईद के पहले रोज़ हमारे पास टाइम निकाल कर हमारे पास आए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहूँगा। और सिलसिला कैसे रहा है ईद का और किस तरह रमज़ान शरीफ गुजरे और उसके बाद ईद? तो ईद का कोई मज़ा ही नहीं है। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो महंगाई हालात, और दूसरा ये कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब बचपन में मैं तीनों दिन जो है ईद के जो है ना वहाँ जाता था प्ले लैंड सीवू। अच्छा, प्ले लैंड जाया करते थे? तीनों दिन जाता था। वजह क्या थी प्ले लैंड आप जाते थे जवानी में? पहले ये वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल होता था, ऊँट की सवारी कर रहे हैं, गेम्स आते थे वहाँ पे, खेल रहे हैं, हर कुछ वहाँ पे वो होता था। लेकिन बस वो अब तुम्हें पता है कि इस उम्र में गया, अब बच्चों को मैं कहता हूँ कि जाओ भाई तुम। बच्चे जाते हैं या अभी भी वो नहीं ठीक है घर पे रहे? बच्चे जाते हैं बच्चे करते हैं, जाते हैं, ज्वाइन करते हैं गेम्स को। अच्छा, सही। सबसे अच्छी बात आपने शुरुआत में कही, लेकिन मैं साथ साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि ईद के दिनों में हमें अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए। और अगर वो जिस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की कमी है तो सबसे पहले मैं समझता हूँ सही साहब पड़ोसियों का हक होता है, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का पहला हक में रखना चाहिए। रिश्तेदारों का पहला हक है, आप उनको वो करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि आप बुजुर्गों के यहाँ, रिश्तेदारों के जाएं। अब जैसे हम लोग, अब हम तो बात यह है कि इस एज में आ गए हैं तो हम तो कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि भाई जाओ तुम लोग हो के आ जाओ, हमारी तरफ से वो कर देना, ईद मुबारक कह देना। और एक वो होता है कि जो बड़ा होता है घर का उसको लिफाफा देना होता है। अच्छा, लिफाफा दूसरी मिलता नहीं है लिफाफा। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आ जाऊं तो ईदी कहते हैं, बड़े बच्चे मुंतजिर रहते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, ईदी के इंतजार में वो अपने बड़ों से जरूर मुंतजिर रहते हैं। तो ये सिलसिला कहाँ से शुरू किया? पहले तो मैं आपकी बात पे कर लूं कि आपने जब आपकी जब एज थी, जब आप 9वीं 10वीं में थे, तो ईदी किस तरह लेते थे, किस तरह जमा करते थे और क्या वालिदैन से आप पेशकश करते थे? 1 रुपए की नोट जो होती थी, वो नई नोट जो थी वो मेरे दूल्हा भाई मुझे देते थे,
तो वो मैं उसको बड़ी उससे रखता था, सेव करके रखते थे। सेव करके रखता था काफ़ी टाइम तक। असल में मैंने जो है वो दौर गुजारा है कि जिस वक्त जो है ना, मैं बताऊं 67 में मैं भर्ती हुआ था बैंक में, एलाइट बैंक में गया था सीनियर क्लर्क के उस पर, तो 240 रुपये मेरी सैलरी थी, लेकिन बहुत अच्छा वो था, उसमें इतनी मेरी वो रहती थी कि पूछो मत, खुशी। और वो अच्छा, फिर जब पहली ईदी आपने कहा कि अपने दुल्ला भाई साहब लेते थे तो उनको आप सेव भी करते थे, वालिदैन से किस तरह आप डिमांड करते थे ईदी की? वालिदैन जो है वो तो खुद ही मतलब, लेकिन वो डिमांड नहीं करनी पड़ती थी, वो खुद ही देते थे। लेकिन ये कि उस जमाने में ये होता था कि वो लोग कहते थे कि भाई 5-10 रुपए बस, ये ज्यादा। अच्छा, पहले मैं ये शौक देखता था, जो था माजी में मेरे साथ भी रहा, मैं भी वही चीजें करता रहा, कि जब ईदी मिलती थी ना तो कोशिश होती कि कोई जहन में एक चीज होती थी कि ईदी मिलेगी तो ये चीज मुझे खरीदना है। तो अभी ये रुझान मैं समझता हूँ कि शायद अब कम हो गया, बच्चे खाने पीने में ज्यादा एंजॉय कर लेते हैं। अब वो सोचते हैं कि किसी फास्ट फूड पे चले जाएं, उस तरह उस पैसों को खर्च करने बजाय इसके कि वो शौक जो एक होता था ना कि ठीक है, अगर मुझे शौक था कि यार पैसे जमा करूंगा मैं, बल्ले मुझे क्रिकेट का शौक था तो मैं बैट खरीदूंगा, ये वो शौक हुआ करता था, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप समझते ये दौर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता गया इस तरह? सही बात है। अब बिल्कुल जो है ना, ईद का जो है ज्यादा वो नहीं है। अब आके हम लोग अपने आप में लोग ज्यादा रहना पसंद कर रहे हैं आपकी नजर? पहले ये दौर में मैंने ये देखा था कि आप लालू खेत चले जाएं, वहाँ पर जनाब वाली जो है कहीं बंदर के खेल का तमाशा हो रहा है, कहीं पे झूले लगे हुए हैं, कहीं पे ऊँट की सवारी हो रही है, वो हो रही। एक ईद का समय उन इलाकों में होता है। अब मैं नर्सरी में रहता हूँ, नर्सरी में तो ये होता है कि लोग आए, नमाज पढ़ा, गले लगे और उसके बाद जाके अपने घरों में बैठ गए। यानी पड़ोसियों का जो हम समझते हैं। और फिर दूसरी बात है, क्योंकि हम पहले देखते थे कि आपने कहा ना कि आए, गले मिले और उससे आप अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन माजी अगर थोड़ा सा उठाकर देख लें ना तो माजी सही साहब ऐसा हुआ करता था कि अपने मोहल्ले में हर घर पर जाया करते थे, वहां पर पहले नाश्ता हुआ करता था। हमारे वालिद साहब जो थे वो ये करते थे कि आके नमाज पढ़ा, उसके बाद कब्रिस्तान से आके वो कहते थे कि भाई चलो अड़ोस पड़ोस में जाए, आप चलें उनके घरों में जाकर के जाए, समीन वगैरह खाने का वो होता था, एहतमाम होता था, वो उसको करते थे। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं है, मैंने देखा। क्या वजह समझते हैं आपकी, क्या वजह है इसकी? इसमें महंगाई है, हालात का भी वो है। पहले तो ये था कि ये सब चीज़ें नहीं थी। पहले के दौर में जो था वो ये था कि आप निकल जाएं, रात को भी 12 बजे भी निकल गए तो आपको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अब आप किसी जगह निकलने के लिए जो डरते हैं रात को। हाँ। अच्छा सही साहब, ये तो थी थोड़ी सी हल्की फुल्की तंज़ो मिज़ाह की बातें हैं ईद के हवाले से। थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ कैसे आना हुआ, कैसे कैरियर स्टार्ट किया स्पोर्ट्स का, किस खेल से लगाव रहा, फिर एसोसिएशन के साथ आप जुड़े, मुख्तलिफ खेलों के साथ आपने काम किया मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ, उसके बाद जो आपको हुकूमत पाकिस्तान ने जो है स्पोर्ट्स की खदमात पर जो है गोल्ड मेडल दिया, उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा आपसे कि लेकिन शुरुआत आपकी मैं ज़रूर चाहूँगा कि शुरुआत कैसे की? शुरुआत ये है कि मैंने 63 में मैट्रिक किया था और 64 में जो है वो जोडू आया था उस ज़माने में। तो जोडू जो उस ज़माने में आया था तो वो जोडू जो था वो एक चलाने का वो था और बस, उसके अलावा कोई फाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं थी। तो एक वो अलीम साहब थे दक्कन हेल्थ सेंटर के, नेवी के वो थे, रिटायर्ड, तो उन्होंने क्लब खोला हुआ था। वहाँ पर मैंने 2-3 साल उनके साथ जो है वो किया। लेकिन ये कि उनका निज़ाम वो था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो ज़मीनी फर्श पे मिट्टी लेप करके उस पर फाइट कराते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि वो चने रखते थे, किशमिश रखते थे थोड़ा कि भाई ये सब खाओ, देसी तरीके से। वो देसी तरीके से अब वो देसीपन खत्म हुआ, अब तो मेडिसिन आ गई है। एक से एक लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं जो आपको ताकत देती हैं। तो वो था। नुकसान भी तो है ना, हम देखते हैं मेडिसिन के खाने का खिलाड़ियों को उनका ये था ना, हमने जो छोड़ा है उनको तो उसी इस वजह से छोड़ा था कि उन्होंने कह दिया था कि सैजाम साहब आप लंगोट कस के आए। अब लंगोट तो हम लोगों के उसमें तो नहीं होता ना, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके साथ फिर उसके बाद जो है मैं ये नागमन मार्शल आर्ट YMCA
इकबाल साहब होते थे अब तो हमारे, माशाल्लाह वो से कुछ बहुत- बेहतरी आई है। अशरफ ताई के हवाले से भी अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, अल्लाह ताला उनको जो है सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हाँ, इस वो वक्त बेचारे थोड़े से बहुत हो अलील गए हैं, हॉस्पिटल वो में बहुत एडमिट अच्छा हैं, दुआ उनका है वो कि, था, एक दौर जो था है, उनका बहुत। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और पाकिस्तान का एक असासा है, पाकिस्तान के लिए अगर मार्शल आर्ट्स में कहा जाए तो वो एक कमांड की हैसियत रखते हैं। बहुत से शागिर्द इस वक्त मार्शल आर्ट में उनके बनाए हुए हैं जो पाकिस्तान के लिए जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए टाइटल जिता रहे हैं। सही साहब, आपका भी वास्ता अशरफ ताई से रहा है? बहुत मेरे उनके साथ रहा, बल्कि वो मेरे घर आ जाते थे, मैं कहता था भाई फलां साहब आए, ताई साहब आ जाओ ज़रा सा उनसे मुलाकात, तो वो बेचारे घर आ जाते थे मेरे। अच्छा, और अशरफ ताई के हवाले से अगर थोड़ी बात करें तो बड़ा उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, कई नाम उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं अपने बाद। आप समझते हैं कि यही रॉ टैलेंट होता है जो लेकर आप सीनियर्स आते हैं? उनका जो है ना बहुत वो है, और जो KGA ग्राउंड जो है उनका, वहाँ पर वो था, लेकिन अब वो बात नहीं है उनके उसमें। चले, अब तो उनके एज हो गई, इस पर मजीद और गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे ईद के सेलिब्रेशन के हवाले से, और ईद का पहला रोज़ है। जिस तरह मैंने कहा था कि इस वक्त हमारे साथ है जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से स्पोर्ट्स की खदमात पर सईद आलम साहब मौजूद हैं, जिन्हें बाकायदा तौर पर जो है गोल्ड मेडल दिया गया। वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं ईद के पहले रोज़, और जिस तरह उन्होंने पहले दिन के हवाले से बहुत सी बातें की, तो साथ साथ और भी हमारे मेहमान यहाँ पर स्टूडियो पर ज्वाइन कर चुके हैं। और आयशा कुरैशी साहिबा हमारे साथ यहाँ पर ईद के पहले रोज़ मौजूद हैं, चेस प्लेयर हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी चेस में दिखाई है। उनसे भी बहुत कुछ बात करेंगे ईद के हवाले से। तो सबसे पहले ईद की मुबारकबाद आयशा को दे देते हैं। आयशा, ईद का पहला रोज़ है और सब खुशियाँ बिखेरते हुए नज़र आते हैं, और हमने देखा कि जहाँ पर ईद की खुशियाँ होती हैं तो वहाँ आप समझते हैं कि ईद को हमें जो इस वक्त बदहाली का शिकार ज़िंदगी गुजार रहा है उनको ज़रूर याद रखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल याद रखना चाहिए उन्हें अपनी, बल्कि उन्हें ईदी भी देनी चाहिए, और उनके साथ मतलब अपने सारे लम्हात सेलिब्रेट करने चाहिए जिनका कोई नहीं होता, या जिनके मतलब इतने हालात अच्छे नहीं होते, उन्हें हम गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। अच्छा आयशा, पहला दिन है और ये शाम का औकात है, 6 से 7 आप हमारे साथ शो यहाँ पर कर रही हैं, लेकिन सुबह से किस तरह आपने दिन गुजारा, किस तरह अपने वालिदैन से ईदी ली, किस तरह अपने बहनों से, बड़ी बहनों से और दीगर जो ख़ानदान के अफराद हैं उनसे किस तरह ईदी ली आपने? क्योंकि आपने खुद अभी कहा कि ईदी मैं दूसरों को दे रही थी, उनको भी देना चाहिए, तो आपने ईदी किस तरह इकट्ठा की? मैंने तो सबसे पहले मतलब पापा और भाई जाते हैं नमाज पढ़ने, हम जब भी तैयार होना शुरू हो जाते हैं कि क्योंकि ये लोग कहते हैं कि आएंगे ना तो उसी वक्त हम आपको ईदी देंगे जब तैयार मिलो हमें, तो हम जल्दी जल्दी सफाई वफाई करके और हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। मम्मा शेर खुरमा और ये चीज़ें बना रही होती हैं, और मेरी बहनें भी मैरिड हैं तो वो आती हैं ईद पर, पहले तो पापा से ईदी लेते हैं, फिर भाई से ईदी लेते हैं, फिर मम्मा भी देती हैं ईदी। हमारा दिल नहीं करता हम छोटों को ईदी दें। अच्छा, दिल नहीं करता कि छोटों को ईदी दें, आयशा कह रही है। लेकिन आयशा अभी क्योंकि हमारे साथ है सईद आलम साहब मौजूद हैं, और सईद आलम साहब कह रहे हैं कि जब मैंने पहली ईदी ली थी तो उसको बड़ा सेव किया था। तो आयशा, आपने भी जब पहली ईदी ली थी तो उसको सेव किया था आपने? मैंने इतना सेव किया था कि वो नेक्स्ट ईयर की जो ईद आई थी ना उस तक वो मेरे पास सेव थे बिल्कुल। मेरी सिस्टर्स मुझसे कहती थी आयशा ये पैसे खाने के होते हैं, खा लो। मैंने कहा नहीं नहीं, ये इतने कड़क कड़क नोट ना देने के नहीं होते किसी को। चले, देने के नहीं होते कड़क कड़क नोट, आयशा कह रही है। सईद आलम साहब, अभी कुछ देर पहले आप ही ये जिक्र कर रहे थे और आपने कहा कि मैंने उस वक्त जब मुझे ईदी मिली थी 1 रुपए, आपने कहा था 1 रुपए ईदी जब आपको मिली थी तो उसको बड़ा सेव किया था। मिलती थी तो उसको हम लोग रखते थे हिफाजत से बहुत वो करके। अब आज के दौर में तो आपको पता है, अब तो हम अच्छा, ये बात अभी आयशा कह रही है कि उसे खाने पीने में हम उड़ाते भी नहीं है, उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात वही आ गई जो कुछ देर कबल मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि उन पैसों से हम देखते थे कि अक्सर जो अपने पसंद की चीज़ होती है ना उसे खरीदने की कोशिश करते थे। कोई ऐसा शौक है था कि ये ईदी जमा होगी तो मैं ये जाकर खरीदूंगी? एक तो कपड़ों का होता है, और फिर मैं चेस प्लेयर हूँ तो मुझे चेस बोर्ड का हुआ था, तो मैंने चेस बोर्ड लिया था। चले, फर्स्ट टाइम आपने चेस बोर्ड लिया था। जब फर्स्ट टाइम आपने जब चेस में कदम रखा था तो उस वक्त आप क्या कहेंगे, किस वक्त क्या जज्बात थे जब आपने टाइटल जीता था?
मैं तो बहुत मतलब शुरू में तो मैं बहुत हारती थी गेम्स ना, मुझसे मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाती थी, तो टीचर्स मुझसे कहती थी, मैंने फातिमा जिन्ना स्कूल से सीखा है ना चेस, तो हमारी टीचर हमें कभी भी ना डीमोटिवेट नहीं करती थी। वो कहती थी कि मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है, एक दिन आएगा आप जीतेंगी और बहुत कुछ अचीव करेंगी, अभी स्टार्ट है आपका, कोई बात नहीं, हार से ही जीत की शुरुआत होती है। तो मतलब मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। मैं बहुत मतलब आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, और उसके बाद मैंने वहाँ से खेलना शुरू किया। बहुत गेम्स हारे, फिर हारते हारते अपने प्रैक्टिस की कि गलती कहाँ हो रही है। जब पता किया, एनालाइज किया, तो पता चला कि हाँ जहाँ गलती है उन्हें सुधारा, उन्हें उन पर मेहनत की, एफर्ट की, फिर बेहतर होते होते अच्छा चलें, अब बेहतरी आ गई है, ईद का दिन है, थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जिंदगी के हालात पर भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये शौक है चेस का, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि शुरू कैसे हुआ, किसको देखकर हुआ? क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो हैं वो बैडमिंटन को खेलने को बड़ी तरजीह देती हैं, टेबल टेनिस खेलने को तरजीह देती हैं, और आजकल मैं देखता हूँ कि फुटसॉल बहुत ज़्यादा खेलनी होती हैं। आप चेस की तरफ किस तरह आगे हुए? स्कूल में खेला जाता था तो वो एज अ सब्जेक्ट पढ़ते थे हम लोग, तो वहां पर मुझे पता चला कि ये चेस जो है वो बादशाहों का गेम है, और जो ये खेलता है बहुत ना शातिर होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मुझे भी ये स्टार्ट करना चाहिए। यानी कि आपने शारती वाली दिमाग से इसकी शुरुआत की। जी, तो शातिरपन आप अपने बहन भाइयों को भी दिखाती हैं घर के अंदर फिर? बिल्कुल दिखा रहे होते हैं, सब यही कहते हैं सबसे ज्यादा तेज यही है। चलें, इस गेम का ये फायदा जरूर हुआ, इसी पे आऊँ चेस पे और शतरंज के हवाले से अगर मैं आपको बात करूं तो आप भी कई खेलों से वाबस्ता रहे हैं और बहुत से खेलों को आप प्रमोट भी करते रहे हैं सईद आलम साहब। तो शतरंज और आजकल मैं देखूं तो स्क्रैबल में बड़ा ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और चेस बहुत अच्छा गेम है, और लेकिन ये इसमें ब्रेन, दिमाग का होता है कि आपने जो है कैसे घोड़े से मार करनी है, कैसे वजीर से को करना है, और ये सिर्फ दिमाग का होता तो है। ये आयशा यही तो कह रही है कि सारा दिमाग के गेम है और दिमाग माइंड बहुत ज्यादा तेज रखना पड़ता है इस गेम के बड़े लिए। बुजुर्ग थे हमारे महल्ले में, इरशाद अली नासरी साहब, वो माने हुए शतरंज की बड़े चैंपियन थे, डेथ हो गई उनकी अब। तो उनको हम देखते थे कि वो अपने घर में जब भी जाओ उनके घर में तो वो गेम खेलते रहते थे, वो ये शतरंज। अच्छा, शतरंज खेलते रहते हैं। और साथ साथ मैं अब आपसे तो आम हो गया ना, अब ये तो आम शतरंज- हो गया, लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा 2017 पाकिस्तान और ख़ासकर आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट वो साल था जहां हुकूमत पाकिस्तान ने आपको खेलों की खदमात पर गोल्ड मेडल इनाम में दिया। तो उस वक्त क्या जज्बात थे, क्या महसूस किया था आपने? बस मैंने तो असल में एक वो क्या कहते हैं दरख्वास्त दे दी थी वज़ीर आला को, किसी ने मुझसे कहा था तो मैंने परफार्मा भर करके वहाँ पे दे दिया था। फिर वहाँ से वो स्पेशल ब्रांच पुलिस के और आईबी के लोग आए, उन्होंने कहा कि आप अपना खेलों का रिकॉर्ड दिखाएं। तो मैंने कहा भाई मैं कोई फंड तो लेता नहीं हूँ, मैं किस बात का तुम्हें रिकॉर्ड दिखाऊँ, मैं तो किसी उससे वो नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मुझे दिखाएं। तो मेरे पास एक ईरान में मैं गया था एक नेशनल खेलने के लिए, तो वहाँ से मुझे जो है ना, जो वहाँ का एम्बेसडर था उसने मुझे एक लेटर दिया था कि सईद आलम साहब की सरबराही में जो टीम आई है पाकिस्तान से, उसने 10 साल में पहली दफ़ा जो है तीसरी पोजीशन ला करके पाकिस्तान का नाम पैदा किया है। अच्छा, इतना बड़ा लेटर दिया। तो वो लेटर जैसे उसने देखा तो उसने मुझे कहा कि सही साहब काम हो गया आपका। तो मैं समझा कि काम हो गया कि मतलब ये कि अब मुझे खेल से ये बैन कर देंगे बिल्कुल, 3 साल के लिए 4 साल के लिए कहेंगे कि नहीं भाई आप खेल नहीं खेलें। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम फिर प्राइवेटली इधर उधर खेला करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है वो फ़ोन वहाँ से लेटर आया वज़ीर आला की तरफ से कि आप 2017 की बात है कि आप 10 अगस्त को, उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा था वहाँ पे, पीर मोहम्मद शाह साहब जो हमारे वो हैं। अच्छा, पीर मोहम्मद शाह साहब की आप बात कर रहे हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब इस वक्त DIG के वो हैं, बहुत वो स्पोर्ट्स के दिलदादा हैं और मैं ज़ाती तौर पर उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूं। और वाकई पीर मोहम्मद शाह स्पोर्ट्स की जिस तरह खदमात उन्होंने माजी में भी की है, और इस वक्त DIG ट्रैफिक हैं इस वक्त पीर मोहम्मद शाह साहब है, और बड़ी अच्छी खदमात उन्हें, ख़ासकर मैं क्रिकेट की अगर उनकी बात करूँ तो वो अक्सर मोइन खान अकेडमी में मैं उनको देखा करता था। मोइन खान अकेडमी में वो अपनी ट्रेनिंग भी किया करते थे।
थे। उसके अलावा असगर अली शाह पे क्रिकेट के मैचेस में वो बड़ा इन रहे हैं और आजकल वो DIG ट्रैफिक के इस वक्त ओहदा संभाले में है सिंध के अंदर, और जिस तरह उनकी खदमात है उस पर बहुत चीज़ें कहने का दिल करता है। लेकिन इस वक्त ये स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के हवाले से बातें हो रही हैं और सईद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद आलम साहब, मैं मज़ीद आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि ईद का दिन है और पहले दिन तो आपने कुछ वक्त घर वालों के साथ गुजारा, कुछ वक्त आप मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद हैं, तो फिर कुछ टाइम है रिश्तेदारों की किस तरह स्पेंड करते हैं? पहले दिन तो लोग नहीं आते, हाँ ये कि दूसरे दिन तीसरे दिन जो है फिर लोग जो हैं वो आते हैं, रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो उनको फिर हम करते हैं डील। अब बात ये है कि बच्चे जो है ना वो करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई कि 86 में मेरे फादर की जब डेथ हो गई ना, तो उसके बाद से मैंने ईद पे कभी नया कपड़ा नहीं पहना। मैंने कहा, बल्कि बच्चे मेरे जो हैं बहुत रोते हैं, मेरे बच्चे जो हैं कि नहीं अबू आप भी अपना कपड़ा बनाएं। मैंने कहा नहीं, मैं ईद पे नहीं बनाऊंगा। 39 साल होने वाले हैं, हाँ हो चुके हैं, 39 साल से आप ये काम नहीं कर रहे हैं? ईद पे नहीं करता। हाँ पहले जब वो था, फादर मेरे जिंदा थे, तो मैं आपके जो है बताया ना कि तीनों दिन जो है मैं वहाँ पे प्लेलैंड पे होता था, क्लिफ्टन पे, अपने दोस्तों के साथ सुबह से लेके शाम तक हम वहाँ टाइम गुजारते थे। अब मैं वो बिल्कुल है, ये सईद आलम साहब कह रहे हैं और सईद आलम देखिए बच्चों के लिए मैं वो करता बच्चों के लिए हूँ। सब कुछ करते हैं, हाँ। लेकिन अपने लिए, अपने वालिद के लिए, उनको याद रखने के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि मैं उनकी वफ़ात के बाद से अब तक ईद के दिन नया जोड़ा नहीं सिलवाता हूँ, और यकीनन इनकी मोहब्बत है अपने वालिद के लिए। और आयशा आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह ईद का पहला दिन होता है, कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि ख़वातीन अक्सर किचन में बड़ी बिजी होती हैं, तो आप क्या क्या शौक़ से बनाती हैं और जो अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को आप खिला रही होती हैं? मैं वैसे, मुझे कुकिंग इतनी आती नहीं है, मम्मा ही कर रही होती हैं सब कुछ। मैं तो खट्टी खट्टी चीजें जो होती हैं और स्पाइसी और मतलब चटपटे चीजें आप ज़्यादा चटपटी चीजें बनाना मुझे खुद भी खाना पसंद है और वही बनाना भी पसंद है। बाकी दूसरी चीजें मम्मा बना रही होती हैं, हेल्प कर देते हैं, हम कटिंग कर देते हैं और मतलब थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देते हैं, लेकिन पूरा काम मम्मा ही कर रही होती हैं। चलें, यहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें पसंद है, और यकीनन जब चटपटी चीज़ें आपको पसंद है तो जब मीठे के हवाले से अगर हम बात कर लेंगे तो मीठे में क्या चीज़ें आपको पसंद है ज़्यादा? मीठे में खीर पसंद है और केक्स और चॉकलेट, बाकी दूसरी चीज़ें मैं इतना अवॉइड ही करती हूँ ज़्यादा। चलें, मीठे में इनको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। और सईद आलम साहब, आपको मीठे में क्या क्या पसंद है? और ईद के हवाले, ईद के दिन के हवाले से तो कुछ आज कहें कि ईद क्या है, किस तरह होनी चाहिए, हमें किस तरह गुजारनी चाहिए, ये बताएं हमें, हम नौजवानों को ये बताएं। मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो इस वजह से मैं जो ना वो बहुत वो करता हूँ, ख्याल रखता हूँ। बच्चों के लिए मैं वो करता हूँ बहुत, उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ भाई कि जो तुम लोगों की पसंद हो, जो कहोगे तुम्हें, जो कपड़े कहोगे तुम्हें हम बनवा के देंगे। और एक तो ये है कि आपको पता है आपकी भाभी जो हैं वो लेडीज़, तो भाई वो तो कोई भी प्रोग्राम हो कुछ हो तो वो सबसे पहले कपड़े का वो करती हैं। अच्छा, गुस्सा किया है कभी ईद के दिन भाभी ने? नहीं, ये भी बता दें। वो भी स्पोर्ट्स की हैं। हाँ मुझे पता है स्पोर्ट्स की है, मैं इसीलिए तो पूछा कि गुस्सा किया है। वो मेरे साथ जाती आती हैं, जहाँ पर लेडीज़ का वो होता है वहाँ वो जाती हैं करके, और बहुत अच्छा उनका वो है, वो स्कूल लाइफ से उन्होंने अपना गेम किया हुआ है। अच्छा आयशा आपकी तरफ आऊँ, और वालिदैन की कितनी सपोर्ट रही है स्पोर्ट्स में आपके? वालिदैन की तो पूरी सपोर्ट रही है, मतलब कहीं भी जाना होता है पापा के साथ ही मैं जा रही होती हूँ, और मतलब ये लोग बिल्कुल जाओ तुम जाओ हम कर लेंगे, मतलब सफाई करनी होती है मुझे तो कहते हैं नहीं तुम जाओ हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तुम चेस में बस आगे बढ़ जाओ, तुम करो, हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे। मतलब पूरी सपोर्ट होती है पापा की, मम्मा की। अच्छा, उसके अलावा जो चेस में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो बड़े अच्छे अभी इवेंट्स हो रहे हैं, और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल से शुरू होकर, और सिंध गवर्नमेंट ने अभी करंटली बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो आप समझिए चेस अब परवान चढ़ा, माजी में हम देखते हैं कि थोड़ा सा बैक पे चला गया था, और अब हम बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है एक दफ़ा फिर, और फिर यंग बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खुशी हो रही है कि अब टैलेंट भी निकल कर आ रहा है। जी देखिए, पहले ना बहुत कम
कम IM थे, NM थे यहाँ पर, मतलब नेशनल मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर बहुत कम पाकिस्तान के होते थे, बाहर के ही होते थे। लेकिन अब इंशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे आ गए, इंशाल्लाह यहीं से बिल्कुल फ्यूचर पाकिस्तान का बहुत ब्राइट है। अच्छा, ब्राइट तो नजर आ रहा है, लेकिन इस ब्राइट के पीछे एक सितारा नजर आता है मुझे, और जो इन ब्राइट को लेकर चल रहा है, वासिफ साहब का जिक्र करना इस चेज में मैं नहीं भूलूंगा, जिन्होंने बड़ी खिदमात हैं चेज में और नौजवान खिलाड़ियों को बड़ा लेकर वो आगे आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर वो और उनकी वाइफ बाकायदा इस पर बड़ा मेहनत कर रही हैं कि इस खेल को मजीद और ऊपर लाया जाए। तो आयशा, उनके लिए क्या कहेगी वासिफ साहब के लिए कि जिस तरह वो चेज में मेहनत कर रहे हैं, आप समझती हो कि मजीद और प्लेयर्स अच्छे आएंगे? हाँ, इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। जब देखिए मेहनत की जाती है किसी भी काम में तो फिर अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं करते हैं किसी की। इंशाल्लाह प्लेयर्स अच्छे निकलेंगे, और बहुत कारपोव भी है हमारा जो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वहाँ से भी बहुत मतलब प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं। बच्चे जो हैं वो इतना अच्छा खेल रहे हैं, हमारे लेवल का हमसे भी अच्छा गेम्स खेल रहे होते हैं बच्चे, तो ये बच्चे ही बनेंगे कुछ ना कुछ, और इंशाल्लाह हम भी कुछ बनेंगे, वुमेन नेशनल मास्टर का टाइटल लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा आयशा, उसके अलावा ईद का दिन है और ईद में यकीनन घूमना फिरना भी होता है, फास्ट फूड वगैरह भी खाया जाता है जाकर, तो क्या शौक़ रखती हो कि जिस तरह पहले दिन तो अक्सर हम देखते हैं कि घर में गुजर जाता है, किससे ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग है जिससे जाकर आप ईद मिलती हो सबसे पहले? मैं सबसे पहले मतलब ईद के फर्स्ट डे पे तो पापा मम्मा, बस भाई, सेकंड और थर्ड डे में फिर बहनों के घर जाते हैं हम ना, वो हमारी मतलब पूरी दावत करती हैं और खुद सब कुछ पका रही होती हैं, फिर हम उनके जाते हैं। और सबसे ज़्यादा उसका मतलब मेरी बहन का बेटा, हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उसे ईदी देने में भी मुझे दुख नहीं होता है। यानी कि फिर डबल ईदी आप ले भी रही होती हैं, फिर इसका मतलब है जब आप दे रही होती है तो फिर डबल ईदी भी ले रही होती है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो ईद का पहला रोज़ा, और जिस किस्म के दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इस गुफ्तगू को आगे भी लेके चलेंगी हैं, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से कबर हम चटपटी बातें भी कर रहे थे और चटपटे पकवान के हवाले से भी अब यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, और जिस तरह सईद साहब मौजूद हैं, आयशा साहिबा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू चल रही है ईद के पहले रोज़, और इस तरह पहला दिन गुजर रहा है, इनका पहला दिन गुजर चुका है, और फिर रात के औकात में ये क्या करेंगे, क्योंकि इसके बाद है यहाँ से इन लोगों की क्या प्लानिंग है वो ज़रूर मैं सईद साहब से पूछूंगा। सईद साहब, इसके बाद है क्या फैमिली के साथ है कुछ? सेकेंड डे फिर हम लोग जो है फैमिली में जाते हैं मिलने के लिए। पहले दिन तो मैं घर पे ही रहता हूँ, बच्चे तो खैर आपको पता है वैसे ही चले जाते हैं, या लेट जो हैं वो तो अड़ोस पड़ोस में महल्ले में जाना उनका होता है, वही हर एक से ईद मिलना, लेकिन मैं पहले दिन जो है घर में रहता हूँ। अच्छा, पहले दिन आप घर पे रहते हैं? सुबह नमाज के बाद जो है कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान के बाद हमने बताया कि उन लोगों के घरों में जाते हैं जिनके यहाँ डेथ हुई होती है रिसेंटली, तो उनकी हम लोग तो उनके घर में लेके जाते हैं, कुछ चीज़ें उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं, वो करते हैं, यानी कि वो वक्त गुजारते हैं, उनको एहसास नहीं होते हैं कि इसी को इस दुनिया से कोई रुखसत हो चुका है, ये सईद आलम साहब कह रहे हैं। अच्छा, किसी चीज़ का दुख रहा है अब तक जिंदगी के अंदर? नहीं, अल्लाह ना करे, किसी चीज़ का दुख नहीं है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, खुशहाल ज़िंदगी है, यानी कि खुशहाल और हमेशा खुशहाल रखे अल्लाह ताला। आयशा आपको भी और सईद साहब आपको भी और तमाम अहले वतन के मुसलमानों को भी शाद और आबाद रखे। और जिस तरह सिलसिला चल रहा है ईद के हवाले से, तो ईदी कितनी जमा कर लेती हैं, और ईदी के बाद जो पैसे होते हैं, मैं जिस तरह कह रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ख़रीदने की, तो आपने कहा कि कपड़े, लेकिन दूसरी तरफ अगर आ जाएँ, क्योंकि आपने एज ए प्लेयर अगर आप देखें तो आपने कहा कि चेस के जो है वो चीज़ें ख़रीदनी होती हैं, तो दूसरी अगर ऑप्शंस आपको दिया जाए कि अगर खेलों से हटकर किसी चीज़ को आपने चीज़ खरीदनी हो, तो वो क्या ऑप्शन होगा आपके पास? वो मेरी अपनी चीज़ें होंगी, मेरे पर्स होंगे, ज्वेलरी होगी, मतलब मुझे चीज़ों का बहुत शौक है। चलो, चीज़ों का अपना शौक है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वालिदैन इतना करते हैं आपके लिए, कभी वालिदैन के लिए भी उन पैसों से कुछ खरीदा? ये शौक आपने कभी रखा है? जी जी बिल्कुल, उनकी एनिवर्सरी पे हम गिफ्ट देते हैं, मतलब सारे मिलके भी देते हैं। कभी हमने एक लास्ट टाइम हमने दिया था, तो मतलब सारे बहन भाइयों ने मिलकर पैसे जमा करके, और पापा को घड़ी और मम्मा को सूट और मतलब स्लीपर्स दी थी,
तो वो दिया था हमने। और बाकी हम अलग अलग भी किसी इवेंट्स में दे देते हैं, कभी हमें लगता है कि अभी इस चीज़ की ज़रूरत लग रही है तो इन्हें दे देना चाहिए। अच्छा, बहन भाइयों से कभी झगड़ा होता है ईदी के मामला पे कि एक के ज्यादा हो गए एक के कम हो गए? इसमें तो हो रहा होता है, बिल्कुल हो रहा होता है। हम ना मतलब एक दूसरे के, चल भाई तुम दे दो मुझे, तुम्हारी ज्यादा हो रही है ना। अब देखें बड़े होते हैं ना, तो बड़ों को क्या करना है इतने पैसों का, हम बोलते हैं हमें दे दो, चले हमें दे दो। और सच सब है, क्योंकि आप बच्चों को ईदी दे रहे होते हैं, और क्योंकि सबसे ज़्यादा शौक से आपके पास कौन सा आता है आपके रिश्तेदारों में, आपके बेटों में, बेटियों में, कि सबसे पहले मुझे जो है सही हिसाब से ईदी लेनी है? बच्चे हमारे जो है वो सबसे पहले कहते हैं कि अब आप हमें दे दें, नहीं तो फिर आप जो है ना ईदी जो है वो कहेंगे ख़त्म हो गई है। क्योंकि होता यह है कि रिश्तेदारों में मैं देता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली का, तो मुझे कोई नहीं देता। अच्छा, आपको कोई नहीं। चले खाने पीने में थोड़ी सी बात कर लें, शौक से क्या खाते हैं ईद के दिनों में? हमें बस, असल में मैं हूँ वेजिटेरियन, तो मैं जो कबाब या मछली वछली पे बोलता हूँ। नहीं, आप सैलेड पे गुजारा कर लेते हैं ईद के दिनों में? नहीं पकता है वो खाना घर में। मैं आपके मुतालिक पूछ रहा हूँ तो ना। मैं उसमें जो है ना बस ये कि मेरी उसके मुताबिक जो है ना मेरे घर में एक सब्जी ज़रूर बनती है रोज़ खाना खाने में। जब भी होगा, चाहे चिकन बन रहा होगा, तो उन्होंने एक सब्ज़ी ज़रूर मेरे लिए बनती है, जो क्योंकि मैं फ्रॉम द स्टार्ट से हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं न मटन, न बीफ, न चिकन, कोई भी नहीं मैं खाता। अच्छा, और लोग इसी दोस्तों के साथ क्या गैदरिंग रहती है? हाँ। दूसरे तीसरे रोज गैदरिंग तो आपको पता है, मेरे घर पे जो है वो इतने आते हैं लोग स्पोर्ट्स के कि पूछो मत। बल्कि मैं ये करता हूँ कि उनकी मीटिंग्स जो होती है ना, वो मैं अपने घर पे ही रख देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई आप हमारे घर पे मीटिंग रख दें, क्योंकि मैं जाऊँ उनके घर पे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहता चलो आओ हमारे यहाँ मीटिंग रख लो। चलें आयशा, आपके चेस की जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कोई ईद के हवाले में दूसरे दिन तीसरे दिन कोई गैदरिंग आप लोग भी बनाती हैं इस हवाले से? हम लोग फ्रेंड्स का बना लेते हैं, मतलब कि हम जाते हैं और पहले मतलब खाना पीना और बातचीत करने के बाद हम बोर्ड जरूर लगाते हैं। हम कहते हैं चलो आज अभी गेम हो जाए। अच्छा, ईद के दिनों में भी नहीं छोड़ती हैं? गेम तो छोड़ते ही नहीं है, हर वक्त गेम। चलें, हर वक्त गेम और हर वक्त शतरंज की जो चालें हैं ना, वो दिमाग में आयशा की घूमती रहती है और उसको कोशिश करती हैं कि वज़ीर और बादशाह को किस तरह खेला जाए, और इस पे ये सिलसिला उनका जारी रहता है। लेकिन इस पे अगर थोड़ी सी मैं बात करूं, क्योंकि एजुकेशन कहाँ तक आपने अब तक हासिल की है और इसको कंटिन्यू किस तरह करना है और गेम को किस तरह लेके चलना है? मैंने अभी तक तो खैर मैं बीएड कर रही हूँ जिन्ना यूनिवर्सिटी से, और इसी को आगे लेके चलना है। लेकिन चेस नहीं छूटना चाहिए। मतलब आप यकीन करें, पेपर्स भी हो रहे होते हैं तो भी मैं ना मतलब स्ट्रेस आ जाता है माइंड पर, तो उसे रिलीफ करने के लिए भी ना चेस खेल रही होती हूँ। मम्मा कहती हैं बेटा पेपर है, कहती हूँ मम्मा चेस ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, साथ साथ क्योंकि अब अगर हम देखें तो बहुत से टाइटल आपके नाम हो चुके हैं, कुछ टाइटल के हवाले से हमें बताएं कि अब तक कौन कौन से टाइटल आपने अपने नाम कर लिए हैं? मैं केपीटी में फर्स्ट आई थी, केपीटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। वो सर वासिफ ने ही करवाया था, तो उसमें मैं अंडर 25 कैटेगरी में भी उसमें सेकंड आई थी अंडर 25 में, और वुमेन कैटेगरी में भी सेकंड आई थी मैं। और जुनूबिया वासिफ जो है मैडम, वो फर्स्ट आ गई थी। और अभी भी रिसेंटली एक हुआ था इवेंट, फेरियर हॉल में हुआ था, तो वहाँ पर भी जो है वो मैं सेकंड आई और मैडम जिनूबिया फर्स्ट टाइम। जहाँ मैडम जिनूबिया होती है मैं कहती हूँ अल्लाह मेरा खेलने का क्या फायदा, मुझे सेकंड आना पड़ेगा। वो जिस तरह इस उम्र में भी वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही हैं, आप जैसे जूनियर को शिकस्त दे रही हैं, तो ये कहना आप सोच लेंगे कितने तजुर्बाकार होंगे वो चेस के अंदर, और उन्होंने जिस तरह अपनी उम्र गुजार दी चेस के अंदर और आज तक वो पाकिस्तान के लिए जिस तरह कारनामे अंजाम दे रहे हैं। हम चाहते हैं यही है कि और उन जैसा टैलेंट मजीद निकल कर सामने आए, और उनमें से एक आयशा कुरैशी भी हैं जो चेस में अपना नाम रोशन कर रही हैं पाकिस्तान की जानिब से। और ख़ासकर कराची की बात कर लूँ, सिंध की बात कर लूँ, क्योंकि अब नेशनल गेम्स का भी इनेकाद होने वाला है बहुत जल्द, और इसके हवाले से बहुत सी तकरीबात भी अब मुनक्किद हो रही है। ऐसे ओलंपिक एसोसिएशन के सदर भी इस वक्त है, अगर हम बात करें कि जिस तरह वो कराची में आए और उन्होंने जिस तरह तमाम ही एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात की और इससे नेशनल गेम्स को आगे की तरफ इंतजामात का जायज़ा लिया, आगे की तरफ जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि नेशनल गेम्स जो 18 साल के बाद है सिंध के अंदर और कराची में मुनक्किद हो रहे हैं, बखूबी अंजाम पा जाएंगे। और जिस तरह हमने देखा कि 34वें कोटा में नेशनल गेम्स मुनक्किद हुए थे, वहाँ पर सिंध के खिलाड़ियों ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी, और
काफ़ी अरसे के बाद सिंध की टीम चौथी पोजीशन पर आई थी। ये अप्रिशिएट करने की बात है कि तवील अरसे के बाद ये सिंध को एजाज़ हासिल हुआ था कि जो सिंध की टीम है वो चौथे नंबर पर नेशनल गेम्स है जो 34 में मुनक्किद हुई थी कोयटा में, वहाँ हासिल किया था। सही सब है, नेशनल गेम्स आप समझते हैं कि तवील अरसा गुजर चुका है और सिंध की अगर मैं बात करूं तो 18 साल के बाद मेज़बानी सिंध को मिल रही है। तो आप समझते हैं कि एक जो कंटिन्यू अगर पंजाब और दीगर सूबों की बात करूं तो वहां तो वो कंटिन्यू होते हैं, सिंध के हवाले से अगर हम बात करें क्यों हम सिंध वाले इतने पीछे रह जाते हैं नेशनल गेम्स कराने में या मेज़बानी नहीं मिलती? बहुत खिलाड़ी हैं और अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। अब ये कि इस गेम के अंदर देखते हैं कि कौन जो है मतलब वो आपके, और फिर दूसरी ये कि मेज़बानी जो मिली है वो हमें बहुत ज़रूरी थी क्योंकि सिंध को जो है ना बिल्कुल इन्होंने वो कर दिया बहुत रिग्रेट। तो अब जो है सिंध में जो ये गेम्स होंगे इससे एक वो होगा कि हाँ भाई सिंध का नाम होगा। अच्छा, सिंध के गेम्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना तो इस वक्त सरदार बख्श मेहर साहब बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहे हैं और जिस तरह स्पोर्ट्स मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने बहुत सी चीज़ों को हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स की आवेज़ा किया। और ख़ासकर मैं अगर बात करूँ कि स्पेशल बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहे हैं। स्पेशल बच्चों के हवाले से उन्होंने पिछले दिनों भी एक रमज़ानुल मुबारक में एक तकरीब रखी जहाँ पर स्पेशल गेम्स में जो बच्चे कारकर्दगी दिखाकर आए थे उन्हें 20 लाख रुपये इनाम दिए। उसके अलावा स्पेशल गेम्स कराए उन्होंने कराची के अंदर और वो नेशनल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के अंदर वो मुनक्किद हुए थे। मेडल लिया है और स्पेशल बच्चों ने भी मेडल लिया, पाकिस्तान के सब जिला परचम को रोशन किया वो स्पेशल बच्चे, और यकीनन उन्हें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। तो स्पेशल बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे सही साहब है कि वो अपना बच्चों के हवाले से इनको हमें तरजीह देनी चाहिए, इनको हमें आगे लाना चाहिए। मैं जाता था, ये दारुस्सुकून एक सेंटर है जो क्रिश्चियनों का वो है, तो वहाँ पर मैं देखता था कि इतना उनको वो शौक़ होता था हर चीज़ का। हम लोग के साथ वो मिलजुल के डांस कर रहे हैं वो लोग, और क्या कहते हैं आपके गेम्स खेल रहे हैं हम लोग के साथ। वो सिस्टर रुथ होती थी वहाँ पे, उसकी जो होती, लेकिन वो बस दुख इस बात का होता था कि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में जो डिसेबल बच्चे हो जाते हैं पैदा, तो वो क्या है कि वो, मुझे इस बात में बहुत दुख हुआ। मैं उसमें स्पीच में मैंने कहा कि बहुत जालिम लोग हैं वो कहते थे कि ये डिसेबल है, इनको ऐसा करो। वहाँ दारुस्सुकून में बहुत से ऐसे प्लेयर्स से मेरा भी वास्ता पड़ा है स्पेशल, और ख़ासकर मैं स्पेशल उन व्हीलचेयर क्रिकेटर्स की बात भी करूँगा जो आज जो है शायद बदहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले दिनों मेरे स्पोर्ट्स शो में वो स्पेशल खिलाड़ी जो पाकिस्तान के लिए 2017 में पाकिस्तान को टाइटल जिताया, फिर 2023 में पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताई स्पेशल जो है व्हीलचेयर खिलाड़ियों ने, लेकिन शायद अब तक मैं समझता हूँ उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक जो है ना हुकूमत ने कोई तरजीह नहीं दी, और शायद यही वजह है कि वो स्पेशल बच्चे आज बदहाली का शिकार नज़र आए। उनमें से कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद मैंने उनसे जब बात की तो वो कह रहे थे कि जहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए हर एक चीज़ हो रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन शायद हमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को बुलंद किया, और इंडिया जैसी टीम को हमने वहाँ पर शिकस्त दी। 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा हमने इंडिया की टीम को जो है व्हीलचेयर के मैचेस में शिकस्त दी, और उसके बावजूद हमें वो पज़राई नहीं मिली। यकीनन हम भी हुकूमत से यही इल्तमास करेंगे कि हुकूमत इन खिलाड़ियों पर नज़रसानी करे जो स्पेशल व्हीलचेयर की टीम से वाबस्ता हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई कारनामे अंजाम दे दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देगी और इन खिलाड़ियों को उनके मुताबिक मुआवजा ज़रूर देगी, ताकि ये वो असासा हैं जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सब जिलाली परचम को दुनिया भर के अंदर रोशन करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, जहाँ खाने पीने की बात हो रही है तो दूसरे रोज़ सबसे ज़्यादा किसके घर जाकर खाने पीने में मज़ा आता है? बहनों के घर और फ्रेंड्स के घर बस। अच्छा, ज़िद क्या करती हैं अपने वालिदैन से, ये भी बता दें हमें। जिद करती हूँ कि घुमाने लेके चलें बस जल्दी से, मतलब किसी भी, मतलब हमें झूलों का बहुत शौक होता है, तो हम कहते हैं चलो पापा वहाँ लेके चलो, वहाँ लेके चलो। फिर पापा कहते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग रेडी हो जाओ, फिर मैं आता हूँ, फिर हम चलेंगे। और हम तैयार होने में भी इतना, और पापा अगर लेट कर दें तो फिर तो हमारे पापा मतलब रोने वाले फेस सबके, पापा ये क्या कर दिया। पापा कहते हैं अच्छा रो, मतलब पापा एक हमें ना वैसे देखते नहीं है कि इनका मुंह खराब ना हो, ये अपसेट ना हो, तो फिर पापा कहते हैं नहीं अच्छा परेशान नहीं हो, चल रहे हैं।
चलें, उसके अलावा क्या क्या हॉबी में है? सिर्फ अगर आप चेस के अलावा कौन कौन से गेम खेलना पसंद करती हैं? मैं सिर्फ चेस ही खेलती हूँ और वही मुझे पसंद है। अभी मैं जिना यूनिवर्सिटी में भी मतलब हमारे टूर्नामेंट हुआ था, तो मैं 2024 में भी मैं ही फर्स्ट आई थी, और अभी हुआ था 2025 में, तब भी मैं ही फर्स्ट आई। चलें, 2024 में भी फर्स्ट आई हैं और 2025 में भी फर्स्ट आई हैं, और हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को जब रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान की जानिब से, तो ये पाकिस्तान के लिए भी इसी तरह कारनामा अंजाम देते हुए नजर आए। और सही सब है, क्या कहेंगे, कुछ आखिरी चंद लम्हात रह गए, कोई पैगाम पाकिस्तानियों के नाम अहले वतन को ईद के मौके पर? भाई सबसे बड़ा जो है ना पैगाम यही है कि भाई गरीबों को जो है ना ईद के दिन जो है ना याद रखना चाहिए। जो रिश्तेदार हैं आपके बहुत गरीब हैं, वो उनके घर ज़रूर जाएं आप लोग, और पड़ोसियों को नहीं भूलना हाँ, चाहिए वो करके। और उसके बाद ये है कि आप जो है गरीबों की वो करें, मदद करें। बिल्कुल ईद मनाएं उनके साथ। सही साहब कह रहे हैं, ईद मनाएं उनके साथ, और यकीनन और ये उन्हीं आपने के साथ देखा- मनाना चाहिए, आपने- उनसे खुशियां दोबाला हो जाती हैं। जी ये सही आपने साहब। देखा होगा कि कोर कमांडर या बड़े बड़े जितने होते हैं वो भी जा करके इन्हीं लोगों में बैठते हैं पहले दिन कि भाई ईद उन लोगों के साथ मनानी है। बड़ी अच्छी बात कही। और आयशा, आपसे भी कोई पैगाम लेना चाहेंगे, और क्या कहेंगे ईद के पहले रोज़ अहले वतन पाकिस्तानियों को? मैं कहूँगी कि फ़लस्तीन और गज़ा को भी याद रखना है, मतलब इन्हें भूलें मत। अगर फ़ंड्स दे सकते हैं तो फ़ंड्स दें, और कुछ नहीं भी कर सकते तो दुआओं में याद रखें, वो भी हमारे ही मुसलमान भाई बहन हैं, और बस उन्हें याद रखें और अपनी दुआओं में याद रखें, और उनके लिए भी दुआ करें। ईदी भेज दें फ़ंड के ज़रिए। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही आयशा ने कि ईदी भेज दें उनको फ़ंड के ज़रिए, और फ़ंड्स की उनको वाकई ज़रूरत होती है इस वक्त। और यकीनन हमें अपने पड़ोसियों के साथ, अपने जो दूसरे ममालिक हैं, जो मुसलमान भाई हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए इन ईद के दिनों में, और खुशियों में ख़ासकर और नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गम में हमेशा हम देखते हैं उनके साथ होते हैं, लेकिन खुशियों में भी आप उनको दूर नहीं कर सकते। अगर खुशियाँ उनके साथ बांट देंगे तो उनकी खुशियाँ दोबाला होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन ईद का पहला दिन का शो आपको पसंद आया होगा। आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करता है इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।